स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ज़रूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी ही खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। मदरसा एक्ट को लेकर आज आई जरूरी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया है, जिसने पहले इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। हालांकि न्यायालय ने माना कि मदरसा अधिनियम जिस हद तक फाजिल और कामिल के संबंध में उच्च शिक्षा को नियंत्रित करता है, यूजीसी अधिनियम के साथ संघर्ष में है और उस हद तक यह असंवैधानिक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च 2024 के फैसले को दी चुनौती सुनी। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मदरसा अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा के मानकों को नियंत्रित करता है। शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार पूर्ण नहीं है और राज्य ऐसी शिक्षा के मानकों को विनियमित कर सकता है। मदरसा अधिनियम के प्रावधान उचित हैं क्योंकि वे विनियमन की आवश्यकता को पूरा करते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को सुरक्षित करते हैं क्योंकि वे शिक्षा के मानकों को विनियमित करते हैं, परीक्षा आयोजित करते हैं और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देने वाले प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट भी प्रदान करते हैं। जबकि मदरसे धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं, उनका प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा है। उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि मदरसों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा अनुच्छेद 25 भाग 1 उपभाग ए का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को 7 बनाम 2 के बहुमत से कहा कि सभी निजी संपत्तियां समुदाय के भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं बन सकती हैं, जिन्हें राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 भाग बी के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार समान रूप से पुनर्वितरित करने के लिए बाध्य है। न्यायालय ने माना कि कुछ निजी संपत्तियां अनुच्छेद 39 भाग बी के अंतर्गत आ सकती हैं, बशर्ते वे भौतिक हों और समुदाय की हों। 9 न्यायाधीशों की पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मशीर शामिल थे। बहुमत का आदेश सीजेआई द्वारा लिखा गया था, जबकि न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना आंशिक रूप से सहमत थी और न्यायमूर्ति धूलिया ने असहमति जताई थी। बहुमत कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथन रेड्डी 1978 मामले में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर द्वारा व्यक्त किए गए विचार से असहमत थे कि निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधनों के रूप में माना जा सकता है। बहुमत के फैसले में यह भी कहा गया कि न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर और चिन्नप्पा रेड्डी द्वारा व्यक्त किए गए विचार एक विशेष आर्थिक विचारधारा में निहित थे। बहुमत ने पाया कि संविधान निर्माताओं का इरादा देश को किसी विशिष्ट आर्थिक विचारधारा से बांधने का नहीं था। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आज पक्षों से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सीपीसी याचिका की अस्वीकृति के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की स्थिरता के सवाल पर संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ 1 अगस्त के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ मस्जिद समिति की शिकायत पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आदेश 7 यानी ऑर्डर 7 नियम 11 यानी रूल 11 सीपीसी के तहत देवता यानी भगवान कृष्ण द्वारा दायर किए गए 18 मुकदमों की स्थिरता को चुनौती दी गई थी। पिछली तारीख पर कोर्ट ने पक्षों से यह जांच करने के लिए कहा कि क्या लेटर्स पेटेंट अपील अधिनियम की धारा 10 जो इंट्रा कोर्ट अपील प्रदान करती है, मामले पर लागू होती है। न्यायमूर्ति खन्ना ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली तारीख तक मुकदमे में मुद्दों, दस्तावेजों और हलफनामे दाखिल करने के रूप में कार्यवाही जारी रह सकती है।
हालांकि कोई जिरा या बहस नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक किशोर समरिति को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें एक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट पर हमला करने और उनके वाहन में आग लगाने के लिए दोषी ठहराया गया था और 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयान की पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ समरिति की अपील में यह आदेश पारित किया, जिसने विशेष अदालत द्वारा लगाई गई दोष सिद्धि और सजा के आदेश को आंशिक रूप से संशोधित किया। मुख्य याचिका 10 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार 5 नवंबर को यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी द्वारा 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में उनके खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहारी की एकल न्यायाधीश पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, याचिका खारिज की जाती है। 2020 की FIR 44 दिल्ली पुलिस ने जगतपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज की थी। इस साल की शुरुआत में ट्रायल कोर्ट ने सैफी, पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहान और 11 अन्य के खिलाफ दंगा, गैर कानूनी सभा और हत्या के प्रयास के लिए आरोप तय किए थे। हालांकि उन्हें भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34, 120B और 109 और शास्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत अपराधों से के लिए आरोप मुक्त कर दिया गया। सोशल मीडिया और अदालतों से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर रीलों और मीम्स के रूप में प्रसारित होने वाली लाइव स्ट्रीम अदालती कार्यवाही के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने इस प्रकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, मीडिया एजेंसियों और व्यक्तियों को लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो को संपादित करने, मॉर्फिंग करने या अवैध रूप से साझा करने से रोक दिया। कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि MP लाइव स्ट्रीमिंग और कोर्ट कार्यवाही के लिए लाइव रिकॉर्डिंग नियम 2021 के नियम 11B के अपमान में अपलोड किए गए सभी वीडियो, शॉर्ट्स और रील्स को हटा दिया जाएगा। पीठ डॉक्टर विजय बजाज द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें YouTube, Instagram और WhatsApp सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लाइव कोर्ट की कार्यवाही की एडिटेड यानी संपादित और रूपांतरित क्लिप के प्रसार में वृद्धि की ओर इशारा किया गया था। इस विवाद में मेटा और YouTube को भी पक्ष बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।